हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी और पीवाईक्यूज के थ्रू हम ये कर रहे हैं। और ये है हमारी 12वीं क्लास। इससे पहले हम 11 क्लासेस कर चुके हैं, यहाँ भले ही 10 लिखा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। तो भारत का महान्यायवादी पद ये दे रखा है आपके अनुच्छेद 76 में। अब थोड़ी सी बातें इनसे जुड़ी जान लेते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी। संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, ये कौन होता है? ये होता है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी। सर्वोच्च कानून अधिकारी, इसका मतलब ये है कि ये सरकार को कानूनी सलाह देता है। कानून से जुड़े जो मसले हैं उन पे सलाह देता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये अपना जो पद है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर ये अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है कि अनुच्छेद 88 के तहत ये पूछ लिया जाता है कई बार, इनको संसद की, ये मतलब संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार और बोलने का अधिकार, ये दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये सदस्य नहीं है तो इनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। ये दोनों बातें थोड़ा ध्यान रखनी है। ये भाग ले सकते हैं संसद की कार्यवाही में, बोल भी सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते किसी भी मामले में। ठीक है, इनके पास इनके पास निजी प्रैक्टिस जो होती है वो निजी प्रैक्टिस का अधिकार है, पर एक शर्त है कि ये भारत सरकार के खिलाफ ना तो किसी मामले में सलाह दे सकते हैं और ना ही भारत सरकार के खिलाफ कोई केस लड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र में एक कानूनी व्यक्ति होता है, कानूनी सलाहकार होता है, ऐसे ही स्टेट के पास भी अपना एक होता है। तो स्टेट के पास जो होता है कानूनी सलाहकार, उसको आप महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो ये जो इससे जुड़ा अनुच्छेद है आर्टिकल 165 है। और सेम जैसे वहाँ राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं, यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। और जैसे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। और जैसे इनके पास 88 के तहत संसद में बोलने की जो अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, ऐसे ही एडवोकेट जनरल के पास 177 अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में, ठीक है, राज्य का जो विधानमंडल है वहां पे भाग लेने का अधिकार और बोलने का अधिकार है। मतदान का अधिकार इनके पास भी नहीं है। तो ये हुए आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल से जुड़ी हुई कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष में किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ये आपका एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो ये 2005 का एक्ट है और इसको लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 से। ये पूरे भारत में लागू है। 2005 इसका सही उत्तर हो गया। इसकी धारा 2, विभिन्न परिभाषाएं दे रखी हैं धारा 2 में, और धारा जो 3 है वो घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि घरेलू हिंसा किस सेक्शन में डिफाइंड है। और इसमें शारीरिक, मौखिक, यौन, भावनात्मक और आर्थिक, 4 प्रकार की आपकी घरेलू हिंसा के बारे में थोड़ा डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो ये सब इससे जुड़ा मामला है। तीसरा सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है
कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्र परिषद होगी, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐसा 74 में लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली 74(1), तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्र परिषद होगी और उस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे उसको हेड किया जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा हेड किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चौथा, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश किस प्रक्रिया, ये जो किस लॉ के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे? तो ये होगी आपकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। अब देखो, इसको समझने से पहले ये ऐसे समझो कि मान लो कि एक जैसे नॉर्मल गली क्रिकेट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक सिंपल एक एम्पायर रख लेते हैं हम लोग। अब जब बड़ा कोई टूर्नामेंट टाइप होता है तो एक एम्पायर तो होता ही होता है, साथ में एक और क्या होता है, एक और सुपर एम्पायर या थर्ड एम्पायर जैसे बोलते हैं, मुझे क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन सुपर एम्पायर शायद बोलते हैं उसे, या थर्ड एम्पायर। तो वो क्या करता है कि, तो विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे अब ये एक विशेष परिस्थिति है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, तो यहाँ सिर्फ क्या होता है, भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सुने जाते हैं। अब यहाँ भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधीश का प्रावधान इसी की एक धारा है, विशेष न्यायाधीश का प्रावधान धारा 3 में कहा गया है। ठीक है, और ये विशेष न्यायाधीश कौन हो सकता है? एक सेशन जज, या फिर एडिशनल सेशन जज, या फिर असिस्टेंट सेशन जज हो सकता है। अब मुद्दे की बात आती है कि जब ये है ही, और ये जो प्रक्रिया होगी, ये प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की तरह इसके तहत की जाएगी। अब बात आती है कि जब यहाँ पे भी यही प्रक्रिया चलती है, यहाँ पे भी यही चलती है, तो फिर क्या सेंस है इसको बनाने का? तो बात ये है कि यहाँ पर कई सारे, मतलब कई क्या, सारे तरह के नॉर्मल कोर्ट है, जैसे वहाँ पे सारे तरह के मामले सुने जाते हैं। यहाँ विशेषतः भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सुने जाते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे, एक सेकेंड, जैसे एक ये रोड है, ठीक है, इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है और कुछ इमरजेंसी में कुछ गाड़ियां जानी है, तो उनके लिए क्या किया गया कि बाईपास निकाल दिया गया। ठीक है, अब ये गाड़ी ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं जा सकती है इस वाले रास्ते से, लेकिन ये अगर इस वाले रास्ते से जाएगी तो ट्रैफिक में फंसने के चांसेस हैं। अभी भ्रष्टाचार वाले मामलों को जल्दी निपटाने के लिए इनको इस पर्टिकुलर दूसरे रास्ते से भेज दिया जा रहा है। समझ में आ गया? तो बस ये तरीका है कि इन मामलों का निपटान जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसे महीने के महीने जो तारीख मिल जाती है वो यहाँ नहीं होता है, यहाँ डे टू डे सुनवाई होती है। ठीक है, ये इस तरह का एक मसला है। आई होप समझ आ गया होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में शिकायतों पर ध्यान नहीं देगा जो शिकायतें दर्ज करने से कितने दिन की जो अवधि है उससे पहले हुई थी। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का। बेसिकली इसको असेंट मिली थी 1994 में, लेकिन ये लागू 28 सितंबर और 1993 से ही माना जाता है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के थ्रू, मतलब, तो ये इस तारीख से आपका बना, और ये बेसिकली एक सांविधिक निकाय है, मतलब इसका उल्लेख आपके संविधान में नहीं है, इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, एक लॉ के माध्यम से बनाया गया है। तो एक सांविधिक इकाई है, स्टैचुटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर दिल्ली है। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? या तो सीजीआई सेवानिवृत्त, या न्यायाधीश, मुख्य न्यायालय, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक समिति होती है
6 सदस्यीय समिति उसकी सलाह पे, ठीक है। और जब ये जांच के समय पर इसके पास किसी मामले की जांच कर रहा होता है तो इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किसी को सजा नहीं दे सकता है, ना किसी को मुआवजा दे सकता है। ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है सरकार को कि आप ऐसा करिए, फिर वो सरकार माने ना माने उसकी मर्जी है, ठीक है। और ये उन्हीं मामलों को सुन सकता है जो 1 साल के अंदर के हैं। मतलब अगर कोई मामला आपका, जैसे आपके किसी मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है 1 जनवरी को, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये 1 दिसंबर तक आप उस मामले को इससे सुनवा सकते हैं, उससे के बाद नहीं। तो इसकी 1 वर्ष की लिमिट है, ठीक है। पर ये अब क्योंकि सजा नहीं दे सकता है तो इसको आप एक तरह से बिना दांत का चीता मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। 44वें संविधान संशोधन से 1978 में इसको 300 ए में पहुंचा दिया गया था और ये एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के तहत आपका अधिकार है। सार्वजनिक मामलों में 16 के तहत अधिकार है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का अधिकार, पूरी बात ये है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार ये 21 के तहत आपका अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? तो समानता अ, शब्द करता है सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव को इंगित। मतलब ये है, समानता का मतलब यही हुआ ना कि समाज में कोई भी विशेष अधिकार किसी के पास नहीं होगा, सभी लोग समान होंगे, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों क्या, सारे ही रिवाइज कर लेते हैं, मैं पहले भी ये भाग बता चुका हूँ। जैसे भाग 1 के बारे में बात करें तो भारत और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। भाग 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 7 निरसित हो चुका है। और भाग 8 आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो ये हो गए आपके। अच्छा, इसी में भाग 8 में 239 जो आर्टिकल है वो बात करता है कि इसका इनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जिसे जाना जाता है, ठीक है। 239 ए ही ये बात करता है कि जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे पुदुचेरी है आपका, उनके लिए संसद, भारत सरकार या संसद क्या कर सकती है, मंत्रिपरिषद या विधानसभा का इसकी स्थापना कर सकती है। और 239 ए डबल ए इसको जोड़ा गया था 69th अमेंडमेंट से 1991 में, ठीक है। और ये एनसीआर दर्जे से रिलेटेड है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है और इसी से इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। 2011 में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था? तो 97th अमेंडमेंट था 2011 का, और ये मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। इससे क्या हुआ, एक डीपीएसपी जोड़ा गया 43 बी। तो इसमें स्टेट की ड्यूटी कही गई कि स्टेट को क्या करेगा कि सहकारी जो समितियां हैं उनके स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता और वो कामकाज, वो सब चीज़ों को मतलब बढ़ावा देगा। एक तरह से ये है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये स्टेट की एक तरह से ड्यूटी है 43 बी में। इसके साथ साथ इसी संवैधानिक संशोधन से 19(1) सी में मैंने बताया भी है, यूनियन और एसोसिएशन यानी संगम और संघ के साथ साथ एक वर्ड और जोड़ दिया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये वाला वर्ड भी यहाँ ऐड किया गया 19(1) सी में, ठीक है। ये बनाने का आपको अधिकार होगा ऐसे करके। एक और चीज है 9 बी, ये भाग जोड़ा गया था। इस भाग का मतलब ये है कि ये संविधान जो सॉरी
सहकारी समितियां उनको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। और इसमें 243 ZS से लेकर 243 ZT तक अनुच्छेद है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा मामला जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो बंधुआ मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर अत्याचार, ये सब लेके जा सकते हैं आप कोर्ट। लेकिन निजी मामला है तो फिर लोकस स्टैंडाई हो गया ना, आपके साथ गलत हो रहा है, आप जा रहे हैं, तो ये मामला PIL के तहत नहीं जाएगा। तो यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी सब PIL में जा सकते हैं। PIL के बारे में बार बार मैं बता रहा हूँ, 1970 के दशक में शुरुआत हुई। 1979 में इसका पहला केस हुसनैरा खातून हुसनैरा खातून वर्सेस बिहार स्टेट। ठीक है, और जस्टिस कृष्णैयर और जस्टिस भगवती इसका जनक माना जाता है, इसका प्रणेता माना जाता है। 11वां सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अभी बताया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में कौन सा निकाय संसदीय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इसकी समीक्षा करता है? अब ये सवाल अब वर्तमान स्थिति में तो सबको पता होना चाहिए, भारत निर्वाचन आयोग। क्यों? क्योंकि SIR ने पूरे देश में जो हल्ला मचा रखा है, उसके बाद सबको पता होगा ये भारत निर्वाचन आयोग। अच्छा, इससे जुड़ा 324वां आर्टिकल है, अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक आपके अध्यक्ष हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मुख्य अध्यक्ष मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, और अन्य चुनाव आयुक्त 2 अन्य। ठीक है, इसके साथ साथ एक और है 326, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो ये बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज राइट से, मतलब कि जो भी 18 वर्ष के लोग हैं, 18 वर्ष जिन्होंने आयु अपनी पूरी कर ली है, वो वोटिंग राइट्स हैं उनके पास। और ये 18 वर्ष, पहले यहाँ पे 21 था, 21 से 18 किया गया था 61 में संविधान संशोधन से ये 1989 में। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना भारत निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को हुई। तो 25 जनवरी को फिर इसीलिए हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक, और ये भाग कितने में है? यह है भाग 15 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, इससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है? दल बदल से। ठीक है, ये दल बदल से संबंधित प्रावधान करता है। आगे आएगा तो इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा कि दल बदल क्या होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित समितियों में से किसने अनुशंसा की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से स्वीकृत, संरक्षित और परिरक्षित किया जाना चाहिए? तो इसमें से ये क्लियरली पता होना चाहिए, LM सिंघवी, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। LM सिंघवी, तो ये 1986, हाँ आई थिंक 1986 की एक समिति है। तो 1986 की एक समिति है जिसने क्या कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया जाना चाहिए, और इनके जो फेलियर है उसका रीजन यही है कि क्योंकि इनके पास संवैधानिक दर्जा नहीं है। इससे जुड़ी पंचायत से जुड़ी और भी पंचायत राज से जुड़ी और भी जो समितियां हैं, जैसे एक है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 1957। एक है आपकी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता 1977। एक और मैं उस दिन बता रहा था, PK थुंगन समिति, ये है 1988 की, इसके बाद ही है। तो LM सिंघवी बेसिकली
अ, इन्हीं की कृपा थी कि ये पंचायती राज संस्थाओं को फिर संवैधानिक दर्जा दिया गया। पी के तुंगन समिति इसके 2 साल बाद बनी थी। ये भी सब पंचायतों से रिलेटेड है। तो बलवंत राय समिता मेहता जो समिति थी, इसने क्या किया, इसने त्रिस्तरीय पंचायतों के त्रिस्तरीय 3 स्तरों के बारे में बात की। इसने द्विस्तरीय पंचायत संस्थाओं की बात की। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि किसने त्रिस्तरीय की बात की, किसने द्विस्तरीय की बात की। पी के तुंगन समिति वही संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। अगला सवाल है 15वां। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा रूप है। और ये इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है? इसमें इंडिया है आपका, और यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, और जापान है। इसको बनाया गया था बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए। उनकी एक एक्सरसाइज होती है, काफी फेमस है, बालाबार। कई बार पूछ लिया जाता है तो इसलिए याद रखना। ये वैसे इसका आइडिया तो 2007 में दिया था शिंजो आबे, जो जापान के प्रधानमंत्री है, पर ये 2017 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति की अस्थायी रिहाई का प्रावधान अधिनियम की धारा किस धारा में प्रदत्त है? तो रिहाई पहले बाद में होगी, पहले एनएसए के बारे में जान लेते हैं। एनएसए में क्या करते हैं आप, कि कोई अमुक व्यक्ति ए है जिसको आप क्या करते हैं, शक के आधार पे डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, ये राइट कहाँ दे रखा है? धारा 3 ये अधिकार करती है राज्य और केंद्र सरकार दोनों को। ठीक है, विरोध करने की शक्ति देती है सिर्फ शक के आधार पे, अगर इस व्यक्ति से खतरा है, अमुक व्यक्ति से। ठीक है, इसी की एक धारा 9 है जो बात करती है सलाहकार बोर्ड के बारे में। सलाहकार बोर्ड। अब सरकार ने, यहाँ लिख देता हूँ सरकार। ठीक है, अब सरकार ने किसी अमुक व्यक्ति को डिटेन तो कर लिया, पर वो सलाहकार बोर्ड को फिर बताएगा 3 सप्ताह के अंदर, यानी 21 दिन का टाइम होता है, इस व्यक्ति को क्यों डिटेन, इसको मतलब क्यों डिटेन किया गया। फिर सलाहकार बोर्ड क्या करेगा, जांच करेगा, और 7 सप्ताह का इसके पास समय होता है डिटेन की तारीख से। ये फिर फैसला देगा कि हाँ, इस व्यक्ति को रखा जाना चाहिए या फिर इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक धारा 13 है जो डिटेन करने की अधिकतम अवधि के बारे में बात करती है, जो 12 माह हो सकती है। ऐसे ही फिर एक धारा है, धारा 15, जो सरकार की इस शक्ति के बारे में बात करता है। सरकार मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कि अगर वो चाहे तो किसी विशेष अवधि के लिए, विशेष अवधि के लिए क्या कर सकती है, व्यक्ति को रिहा कर सकती है। ठीक है, कोई मतलब स्पेशल ओकेजन हो तो उस व्यक्ति को विशेष अवधि के लिए रिहा कर सकती है सरकार। और फिर इस अवधि को मनचाहे जब खत्म भी कर सकती है अपनी इच्छा से, बिना कारण वारण बताए। ठीक है, और फिर उसको वापस भी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर जेल हो जाएगी। मतलब जेल में तो है ही है, फिर 3 साल की सजा भी हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? तो देखो, अ, कौन सा अनुच्छेद, ये भाग है आपका 11, और अनुच्छेद है इसके 256 से 263 तक, जो केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। भाग 11, कई बार भाग भी पूछ लेता है। तो 256 से 263, 263 में क्या दे रखा है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दे रखा है। तो अंतर्राज्यीय परिषद, इसके बारे में प्रावधान है 263। ठीक है, भाग 12, भाग के बारे में बात हो रही है, तो भाग 12 में क्या मामला है, वित्त से संबंधित मामले, संपत्ति या संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स या वाद। ठीक है, वो सब मामले भाग 12 में। भाग 13 में भारत के भीतर, भारत की सीमा में या भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित मसले हैं। और भाग 14 ये है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग और थे। अच्छा, भाग 14 ये बताओ
इसको किस संविधान संशोधन से लाया गया था? इसमें ये भी बता देता हूँ कि 2 आर्टिकल 330 ए, 323 बी, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो बताओ ये किस संविधान संशोधन से आया था? ठीक है, और ये किससे संबंधित है? बाकी यहीं तक थी आपकी क्लास। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब, वो सब करना ही है। और अगर आपका कोई सुझाव है जिससे इस क्लास को बेहतर किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे और बेहतर कर सकें। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।